ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं 3.8 टॉपिक डेट इज़ इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिशंस। सो स्टार्ट करते हैं व्हाट आर इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिशन। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले इन इलास्टिक कोलिशंस की। अब कोलिशन का जो वर्ड है वो हम जान चुके हैं कि कोलिशन का मतलब क्या होता है, दो चीज़ों का आपस में टकराने को जो है वो सिंपली क्या कहते हैं, हम कोलिजन का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इन इलास्टिक कोलिजन क्या होंगे, यानी ये कुछ स्पेशल टाइप की कोलिजन्स होंगी, स्पेशल टाइप के दो बॉडीज़ के टकराव का नाम है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि क्या फीचर्स हमें मिलते हैं। तो सिंपली हमें पता चलता है कि इन इलास्टिक कोलिजन्स ऐसी कोलिजन्स हैं जिसमें जब दो बॉडीज़ आपस में कोलाइड करती हैं, टकराती हैं, तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सेम नहीं रहती। ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं नॉट रिमेन सेम। अगर बॉडीज़ की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहती तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी जो है वो नॉट कंजर्व्ड। तो ऐसी कोलिशंस जो हैं वो कहलाती हैं इन इलास्टिक कोलिशंस। इसकी अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो आप कंसिडर कर लें हार्ड बॉल को। आपने एक हार्ड बॉल लिया अपने हाथ में, ठीक है, ये आपका हार्ड बॉल है। नीचे जो है वो आपके पास जो फर्श है वो सैंडी फ्लोर है। ठीक है, सैंडी फ्लोर मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो रेत मिट्टी टाइप चीज़ जो है वो पड़ी हुई है, यानी बहुत नरम सी जो है वो जगह है वो। अब सिंपली आप इस हार्ड बॉल को जो है वो जैसे ही सैंडी फ्लोर की तरफ जो है वो हिट करवाओगे तो क्या होगा, ये जैसे ही यहाँ जाके हिट करेगा तो ये बहुत ही कम जो है वो वेलोसिटी के साथ दोबारा ऊपर वापस आएगा। ठीक है, यानी अगर गौर करें कि इस आपने बॉल को बड़ी ज़ोर से जो है वो सैंडी फ्लोर से हिट करवाया, तो हिट कराने के बाद ये वापस इस जगह पे नहीं आएगा, ये बहुत कम हाइट तक पहुंचेगा। इसका मतलब है कि पहले जो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी, आपने बड़ी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की, लेकिन इस सैंडी फ्लोर से टकराने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी नहीं रही कि वो इतना ज़्यादा जो है वो डिस्टेंस कवर कर सकें। तो इसका मतलब है इस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई है, बॉडी की लूज़ हो गई है। सेम इसी तरह अगर हम दो टेनिस बॉल लें और उनको आपस में जो है वो क्या कराते हैं, कोलाइड करवा देते हैं हम, तो उनकी कोलिजन के दरमियान भी क्या होगा कि पहले वो बड़ी ज़ोर से हिट करेंगे, लेकिन कोलिजन के बाद उनकी जो स्पीड है वो बहुत कम हो जाएगी। जिसका मतलब है कि अगर स्पीड कम हुई है तो 1/2 mv² का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्लेन करता है। अगर ये कम है तो मतलब काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी है। तो कोलिजन के बाद ये दोनों बॉडीज़ बड़ी कम वेलोसिटीज़ से जो है वो मूव करती हैं, जबकि पहले इनकी वेलोसिटीज़ अगर v1 और v2 थी और इसको हम v2 डैश और v1 डैश लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि v1 डैश इज़ लेस देन v1 एंड v2 डैश इज़ लेस देन v2। काइनेटिक एनर्जी हमारे सिस्टम की कंजर्व नहीं रही इस केस में। अब एक दूसरा अगर जो है वो केस कंसिडर करें तो वो आता है इलास्टिक कोलिशंस का। अब इलास्टिक कोलिशंस जो है वो क्या है कि ऐसी कोलिशंस बॉडी की जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बॉडी की रिमेन्स सेम या फिर रिमेन कंजर्व्ड, यानी सेम रहती है, उसमें कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं होता। तो ऐसी कोलिशंस सिंपली आपके पास इलास्टिक कोलिशंस कहलाएंगी। इसकी एग्जांपल हम यूँ ले लेते हैं कि हम अगेन एक हार्ड बॉल लेते हैं, लेकिन इस टाइम हम इस हार्ड बॉल की कोलिजन कराते हैं कैसे, फ्लोर के साथ, जो कि एक मार्बल फ्लोर है। अब मार्बल फ्लोर के साथ जैसे ही हम इस बॉल को बड़ी तेज़ी से हिट करवाएंगे तो सबसे पहले तो यहाँ जाएगा। उसके बाद हम गौर करेंगे कि बॉल यहाँ पहुँचने के बाद जैसे यहाँ से हिट करेगा वापस तकरीबन इतनी ही हाइट पे आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम रही, इसने कोई एनर्जी लूज़ नहीं की। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, सेम रहती है, उसमें चेंज नहीं आता, वो इलास्टिक कोलिशन होती है। लेकिन अगर हम रियलिटी की बात करें तो ऐसा तो कोई सिस्टम लाई नहीं करता जिसमें काइनेटिक एनर्जी में बिल्कुल चेंज प्रोड्यूस ना हो। कुछ ना कुछ चेंज तो थोड़ा बहुत तो प्रोड्यूस हो सकता है, यानी पॉसिबल है कि ये बॉल यहाँ आने की बजाय थोड़ा सा यहाँ पे आ जाए। तो बेसिकली जो इलास्टिक कोलिजन है जिसके अकॉर्डिंगली हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी रिमेन कंजर्व, यानी उसमें कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं होता, तो ये एक आइडियल सिस्टम है कि ये बिल्कुल एक
परफेक्ट कंडीशन है, लेकिन नथिंग इज़ आइडियल। हमारे इस वर्ड के अंदर हम अगर देखें तो हमें जो है वो ह्यूमन वर्ड की चीज़ों में आइडियलिटी जो है वो नज़र नहीं आती। हर चीज़ में थोड़ा बहुत जो है वो कमी पेशी रह जाती है जब हम फिज़िक्स के इन पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इसका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन शॉर्ट तो हमें देखने में प्रीवियस जो हमने डिस्कस की इन इलास्टिक कोलिजन कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रही। इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी प्रीवियस सिस्टम में इन इलास्टिक में डिक्रीज़ हुई। अब काइनेटिक एनर्जी अगर किसी सिस्टम की डिक्रीज़ हुई है तो इसका मतलब है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा बढ़ेगी। तभी क्या होगा कि फॉर एग्जांपल पहले काइनेटिक एनर्जी थी 10 जूल, फिर ये डिक्रीज़ हो गई और इसके साथ ही साथ पोटेंशियल एनर्जी पहले थी हमारे पास सिंपली 10 जूल ये भी। अब काइनेटिक एनर्जी अगर डिक्रीज़ हुई, इसमें कंजर्व नहीं रही, तो ये 5 जूल हो गई। लेकिन क्या होगा, इसी के साथ साथ जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बहुत बढ़ जाएगी, तो वो हो जाएगी 15 जूल। तो इसका मतलब है कि बॉडी की जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा क्या रहती है, कंजर्व रहती है। बिफोर कोलिजन भी 20 जूल थी और आफ्टर कोलिजन भी 20 जूल है। तो सेम इस केस में भी ऐसा है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो यहाँ तो वैसे ही सेम रह रही है। तो इसका मतलब है इस केस में टोटल एनर्जी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब हम डिस्कस करते हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन कि वन डायमेंशन में अगर हम इलास्टिक कोलिजन्स को डिस्कस करें तो वो कैसी होंगी। वन डायमेंशन मतलब कि हमारे जो दो बॉल्स अगर हम कंसिडर कर लें जिसका एक का मास 1 है और दूसरे का मास m2 के इक्वल है, तो ये बिल्कुल लीनियरली स्ट्रेटली मूव कर रही हैं। यानी ये नहीं है कि ये पहले यहाँ जा रही हैं फिर ऊपर जा रही हैं या नीचे आ रही हैं, तो ये सिर्फ एक ही स्मूथ एक्स एक्सिस में मूव कर रही हैं। तो इनका मोशन हम जो है वो कहेंगे कि वो वन डायमेंशनल मोशन है। अब अगर जो है वो हमारा मास बिफोर कोलिजन की बात करें, यानी वो टाइम है जब ये अभी कोलाइड नहीं किए, तो इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी वेलोसिटी v2 के इक्वल है। फिर क्या हुआ कि ये दोनों बॉडीज़ आपस में कोलाइड कर गई और इनकी जो कोलिजन थी वो कौन सी थी, वो एक इलास्टिक कोलिजन थी, ठीक है। और इलास्टिक कोलिजन के बाद क्या हुआ, जैसे ये दोनों बॉडीज़ कोलाइड की तो आफ्टर कोलिजन m1 बॉडी की जो वेलोसिटी थी वो हो गई v1 डैश, यानी थोड़ी सी चेंज हो गई, और m2 वेलोसिटी जो बॉडी थी उसकी वेलोसिटी भी चेंज होके v2 डैश के इक्वलेंट हो गई। अब इस प्रोसेस को हमने प्रीवियस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में भी डिस्कस किया था। अगर उस लॉ को हम यहाँ पे अप्लाई करें तो हमारे पास इक्वेशन क्या आई थी, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वहाँ पे हमने जो है वो ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन जो है वो स्टडी की थी कि m1 v1 प्लस m2 v2 इज़ इक्वलेंट टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। ये हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में इक्वेशन स्टडी की थी। ये क्या बता रही है कि बॉडी का जो टोटल मोमेंटम था बिफोर कोलिजन वो इक्वल आया बॉडी के टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के, ठीक है। तो ये इक्वेशन थी। अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉडिफाई किस तरह से करते हैं कि v कंपोनेंट्स यानी जो m1 मैसेस हैं बॉडी के उनको एक तरफ ले लेते हैं और m2 मैसेस को एक तरफ शफल कर लेते हैं। तो क्या होगा, m1 v1 इधर ही रहेगा। अगर इस वाले कंपोनेंट को हम उधर ले जाएं तो ये माइनस m1 v1 डैश हो जाएगा इक्वल, ये यहीं पे रहा। लेकिन इस कंपोनेंट को अगर हम उधर मूव करवा दें तो ये हो जाएगा m2 v2 के जो है वो इक्वलेंट आ जाएगा। अब सिंपली हम देख सकते हैं इक्वेशन के थ्रू कि यहाँ से हम मैसेस को कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर यहाँ से m1 कॉमन निकालें तो आएगा v1 माइनस v1 डैश, और इधर आएगा m2 कॉमन निकालें तो v2 डैश माइनस v2। ये चीज़ आ गई। हमने इस इक्वेशन को जो है वो कोई नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन 1 आ गई। अब हमें एक और बात पता है कि हम इलास्टिक कोलिजन्स को डील कर रहे हैं, तो इसका मतलब है इलास्टिक कोलिजन के केस में काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है,
कंजर्व रहती है, ठीक है। तो अगर बॉडी का मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल था मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के, जिसको हमने इस तरह से स्टेट किया था, तो इसका मतलब है कि बॉडी की टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन भी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो हम यहाँ पे अगर लिखें टोटल काइनेटिक एनर्जी को तो किस तरह से लिख सकते हैं, ये m1 है और ये m2 है, तो 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। ये बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी, और आफ्टर कोलिजन लिखना चाहें तो वो क्या आएगी, m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 डैश स्क्वायर। ये चीज़ आ गई। अब काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन इक्वल है, तो उसको हम लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी इज़ कंजर्व्ड, लिख लेते हैं यहाँ एज काइनेटिक एनर्जी इज़ कंजर्व्ड। तो अब इक्वेशंस को लिखते हैं यहाँ पे 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर इज इक्वलिंग टू 1/2 m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 डैश स्क्वायर। ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब इस इक्वेशन को भी हम सेम ऊपर वाली इक्वेशन की तरह सॉल्व करते हैं, यानी सिंपली m1 कंपोनेंट्स को एक तरफ और m2 कंपोनेंट्स को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसे 1/2 m1 v1 स्क्वायर, ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, प्लस 1/2 m1 v1 डैश स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, ये चीज़ यहीं पे रहेगी, ठीक है। 1/2 m2 v2 डैश स्क्वायर, इसको हम यहाँ से रेज कर लेते हैं, ठीक है, और ये यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। ये चीज़ आ गई। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, 1/2 कॉमन लेते हैं, साथ ही साथ m1 भी कॉमन ले लेते हैं, ये, और यहाँ से m2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गई। अब 1/2 कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो बाकी क्या बच गया, m1 v1 डैश स्क्वायर माइनस ये इक्वल टू v2 डैश स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, और यहाँ पे m2 भी आ रहा है। तो ये सिंपली हमने क्या कर लिया, एक इक्वेशन यहाँ से जो है वो निकाल ली। इस इक्वेशन को अब हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो इसको रीराइट कर लेते हैं, m1 v1 डैश स्क्वायर माइनस 1 v1 डैश, m1 v1 स्क्वायर माइनस v1 डैश स्क्वायर, ठीक है, इक्वल किसके हैं, m2 v2 डैश स्क्वायर और v2 स्क्वायर के। ये चीज़ आ गई। और डिवाइड किससे करना है, इस इक्वेशन से, m1 v1 माइनस v1 डैश, और यहाँ पे m2 और v2 डैश माइनस v2, ये चीज़ आ गई। ये भी आपस में कैंसिल हो गए, और रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास, v1 डैश स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस v1 डैश स्क्वायर, v1 माइनस v1 डैश, और v2 डैश स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर ओवर v2 डैश माइनस v2। ये हमने जो है वो यहाँ से एक वैल्यू डिराइव कर ली। अब हमें एक फॉर्मूला पता है, डेट इज़ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वलेंट टू a प्लस b, a माइनस b। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली क्या होगा, यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो थोड़ी सी चेंज होके आ जाएंगी, v1 माइनस v1 डैश प्लस v1 डैश, और नीचे जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज़ रहेगा। और सेम ऐसे ही जो राइट हैंड साइड है उस पर भी अगर ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाए तो वो क्या आएगा, v2 डैश माइनस v2 डैश प्लस v2, और डिनोमिनेटर जो है वो एज इट इज़। आफ्टर अप्लाइंग द फॉर्मूला सिंपली क्या होगा, डिनोमिनेटर में से ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो होगा v1 प्लस v1 डैश इज इक्वलिंग टू v2 डैश प्लस v2 की फॉर्म में।
ये हमने एक इक्वेशन निकाल ली। अब हम दोबारा से क्या करते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज करते हैं किस फॉर्म में कि हम जो है वो हमारी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन की वेलोसिटीज़ को सेपरेट कर लेते हैं। यानी ये बिफोर कोलिजन है तो v2 को भी दूसरी साइड पे ले आएंगे और सेम यहाँ से आफ्टर कोलिजन की वेलोसिटीज़ को इस तरह लिख लेते हैं v2 डैश माइनस v1 डैश की फॉर्म में। अब इसको सिमेट्री प्रोवाइड करने के लिए इक्वेशन को क्या करते हैं, यहाँ से हम सिंपली माइनस साइन कॉमन निकाल लेते हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा v1 डैश माइनस v2 डैश। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास, यहाँ पे भी हम माइनस साइन। अब ये जो इक्वेशन है इसको हम नाम दे देते हैं सिंपली इक्वेशन नंबर 3 का। तो सिंपली हमने कंक्लूड किया कि तमाम प्रोसीजर सॉल्व करने के बाद 3 मेजर इक्वेशन आई, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। आफ्टर सॉल्विंग दीज इक्वेशन, ठीक है, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद हमें जो है वो वेलोसिटीज़ की वैल्यू मिलती है और उन वेलोसिटीज़ की वैल्यू को हम जो है वो यहाँ पे लिख लेते हैं कि वो क्या आती हैं। तो जो v1 डैश वेलोसिटी है वो इक्वल होती है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 v1 प्लस 2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू v2। सेम इसी तरह जो v2 डैश वेलोसिटी आती है वो है 2m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 v1 प्लस, अब सिंपली चेंज क्या होगा कि यहाँ पे m1 लिया था तो यहाँ पे स्टार्टिंग में m2 आ जाएगा और v2। तो ये जो है वो हमारे पास वेलोसिटीज़ आ गई बॉडीज़ की आफ्टर द कोलिजन, एंड दिस टॉपिक इज सिंपली द इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन।